हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो कंटिन्यूशन है लास्ट 2 वीडियोस का, जिसमें हमने सीखे थे ट्रेडिंग जार्गन्स। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उन ट्रेडिंग जार्गन्स को सीखना। आप इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आज मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग जार्गन्स पूरे कर लूं। अगर कुछ रह जाएंगे तो वो हम आगे वीडियो बना के कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए आज मैं ऑलमोस्ट सारे ट्रेडिंग जार्गन्स फिनिश कर दूंगा। चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आज का हमारा पहला ट्रेडिंग जार्गन्स है OHLC। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टेक्निकल ट्रेडिंग जार्गन है। ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक को समझना। कैंडल स्टिक के बेसिस पे बहुत ट्रेडिंग की जाती है और उन कैंडल स्टिक को समझने के लिए हमें OHLC समझना बहुत जरूरी है। इसको हम ऐसे समझते हैं O ओपन, H हाई, L लो, C क्लोज। OHLC ओपन, हाई, लो, क्लोज। OHLC होता कैसे है मैं आपको कैंडल्स में दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 कैंडल है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल जो होती है वो होती है बेयरिश कैंडल और ग्रीन कैंडल होती है बुलिश कैंडल। अब बुलिश और बेयरिश नहीं पता है, मैं लास्ट वीडियो समझाया है। ये समझ लीजिए आप, रेड मतलब नेगेटिव है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ग्रीन मतलब पॉजिटिव है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जो कैंडल नीचे की तरफ जा रही है उसका ओपन मतलब प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ। प्राइस आप देख रहे हैं एरो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, ऊपर तक गया। ये आपको पतली डंडी दिखाई दे रही है, इसे विक कहते हैं या कुछ लोग शेडो भी कहते हैं, कुछ लोग विक भी कहते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोग टेल भी कहते हैं, बट मैं विक कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। ये विक है। ये प्राइस यहाँ खुला, ऊपर तक गया, हाई लगाया, वहां पे टिका नहीं और नीचे आना शुरू कर दिया और नीचे आके इसने यहाँ पे लो लगाया, बिल्कुल लो बॉटम देख रहे हैं ना, ये लो हो गया और एंड में यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये कैंडल पूरे दिन की भी हो सकती है, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 10 मिनट की, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे अलग अलग कैंडल अलग अलग मिनट की होती है। बट सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। जो ट्रेडर कुछ दिनों के लिए ट्रेड कर रहा है, कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड कर रहा है, वो डेली कैंडल देखेगा, वीकली कैंडल देखेगा। जो ट्रेडर 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहा है वो आवरली कैंडल देखेगा या 30 मिनट की कैंडल देखेगा। जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है कुछ कुछ मिनटों के लिए, सॉरी कुछ घंटों के लिए, वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की कैंडल को प्रेफर करता है। जो बहुत शॉर्ट टर्म है, स्कैल्पर है, वो 1 मिनट की या 30 सेकेंड की कैंडल्स भी देखते हैं। आपको इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग पोजिशनल नहीं पता है दोस्तों, तो वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख के समझ सकते हैं ये किस किस स्टाइल की ट्रेडिंग होती है। अब ग्रीन कैंडल इस तरह से है कि वो ओपन तो नीचे हुई है और क्लोज ऊपर हुई है। समझ लीजिए प्राइस 98 पे खुला और 100 पे जाके बंद हुआ, सो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। ओपन यहाँ पे हुई है बिल्कुल बेस में और हाई वो टॉप है। ये लो लगाया है, खुल के नीचे गई थी, नीचे जाके लो लगाया, वहां पे बायर्स आ गए, बायर्स ने खरीदारी शुरू कर दी और खरीदारी करके ऊपर टॉप पे हाई तक लेके गए, प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे। सो ये होगी बुलिश कैंडल। OHLC ओपन, हाई, लो, क्लोज। OHLC इज अ कॉमन टर्म यूज्ड इन कैंडलस्टिक चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया OHLC बहुत ज्यादा टर्म यूज की जाती है कैंडलस्टिक की बेसिस पे। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम तो OHLC की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। हर एक एलिमेंट की OHLC में हर किसी की अपनी अलग इंपॉर्टेंट है। प्राइस ओपन कहाँ हुआ, कहाँ पे जाके वो रिजेक्ट हुआ, कहाँ पे जाके वो क्लोज हुआ, ये सब चीजें मैटर करती है। कैसे मैटर करती है वो आगे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ OHLC समझाना था कि कहीं कैंडलस्टिक की बात हो रही हो, आप कोई कैंडलस्टिक देख रहे हो, बॉडी है, ऊपर की साइड पतली पतली डंडी है जिसे विक कहते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है। तो एक कैंडल का मतलब ये है, इस कैंडल में 4 चीजें बनती है, OHLC ओपन, हाई, लो, क्लोज। नेक्स्ट हमारा है लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है दोस्तों? लेवरेज होता है बोरोड मनी प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग। आपके पास एक तरह की बोरोड मनी है दोस्तों। लेवरेज लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख से ही ट्रेड कीजिए ना। आप सोच रहे हैं अरे नहीं 1 लाख मेरे पास है और मैं 10 लाख से ट्रेड कर पाऊंगा तो प्रॉफिट तो मेरे 10 लाख पे होगा, लेकिन प्रॉफिट 10 लाख पे होगा, लॉस भी तो 10 लाख पे होगा। अगर आप में सोचिए आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपया, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपने ट्रेड ले ली लेवरेज लेके 10 लाख। अगर आपको उस ट्रेड में 10% का भी नुकसान हो गया तो आपको तो 1 लाख रुपया उड़ गया, मतलब आपका अकाउंट जीरो, पैसा खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।
और वहीं पे अगर आपके 1 लाख है, आपने 1 लाख की ट्रेड ली और 10% का नुकसान हो भी गया तो 10,000 चले जाएंगे। 90,000 से दोबारा 10,000 बनाए जा सकते हैं। 0 से 1 लाख कहां से बनाओगे? इसलिए लेवरेज ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, फिर ब्रोकर लेवरेज देते क्यों है? ब्रोकर लेवरेज इससे देते हैं ताकि आप एक्साइटमेंट में आके ट्रेड्स करें, और ट्रेड्स करेंगे तो ब्रोकर को कमीशन मिलेगा, इसलिए वो आपको लेवरेज देते हैं। उनका अपना इसके अंदर लालच है, जैसे मैंने समझाया आपको। नहीं यूज करनी चाहिए, और बिगिनिंग में तो बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए दोस्तों। बिगिनिंग में तो लेवरेज यूज करना मतलब आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नुकसान होगा, फंस जाएंगे, कैपिटल 0 हो जाएगा, अकाउंट ब्लो हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। एक बार आप प्रोफेशनल हो जाएं, आपने कुछ साल ट्रेडिंग कर ली है, प्रॉफिट्स बना लिए हैं, अब आपके अकाउंट, आपको स्ट्रेटेजीज आ गई हैं, आपका सिस्टम बन चुका है, तो आप लेवरेज लीजिए। आपको पता है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, मेरे पीछे मेरे प्रॉफिट्स खड़े हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, तब आप लेवरेज ले सकते हैं। बट एज अ बिगनर आई स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट द लेवरेज। अगर आपको समझाना जो था मैंने समझा दिया। देखिए, लेवरेज डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कैश, आपको मैंने पहले बता रखा है, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट है, कैश एंड डेरिवेटिव्स। इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग लेवरेज होती है और ब्रोकर पे भी डिपेंड करती है। आपको अपने ब्रोकर के साथ चेक करना है। बिगिनिंग में तो अवॉइड ही कीजिए, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया। अब बस समझ जाइए, कहीं पे बात हो लेवरेज की तो आप समझ सको कि वो बंदा उधार के पैसे पे ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन क्या है? मार्जिन इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी ट्रेड। मतलब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपको आपके अकाउंट में एक मिनिमम पैसा होना चाहिए, वो कहलाता है मार्जिन। मोस्टली सेबी डिसाइड करती है, एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं, ब्रोकर को मेंटेन रखना पड़ता है। आप कोई भी ट्रेड करो, आपके अकाउंट में मिनिमम इतना पैसा है या नहीं, उसको ये देखना पड़ता है। ज्यादातर यूज होता है ऑप्शंस के अंदर। बाइंग में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है मार्जिन का। बाइंग में तो जो आप बाय कर रहे हैं पूरा पूरा पैसा देना उसको आपको। ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज्यादा यूज होता है। ऑप्शन सेलिंग अभी हमने टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अगर वो समझाने जाऊंगा तो आपके लिए ओवरलोड हो जाएगा, तो इसको इग्नोर कीजिए। आप मार्जिन को अभी इस तरह से समझिए, इतना मिनिमम पैसा आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, तो आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी सेलेक्ट टू एनालाइज द ट्रेड। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इस तरह की बातें होती है स्टॉक मार्केट में। एक इन्वेस्टर होगा जो वो देखेगा अपने स्टॉक को या मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट डेली और वीकली। वो उसे ये नहीं फर्क पड़ता कि सुबह से शाम तक क्या हुआ, कितनी उठापटक हुई, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया आया, जो मार्केट करता है या कोई स्टॉक करता है पूरे दिन के अंदर, वो देखिएगा कि एंड में डे क्लोज कैसा हुआ, या एंड ऑफ द वीक मार्केट वीकली कैसी क्लोजिंग आई है, या एंड ऑफ द मंथ मार्केट ने कहाँ पे क्लोज दिया है। उसके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जैसे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ 5 या 15 मिनट्स की कैंडल देखते हैं कि यार 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, मुझे एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं वो 15 मिनट्स देखते हैं। वहीं पे अगर कोई स्विंग ट्रेडर है जो 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या वीक के लिए पोजिशन बनाता है, तो वो डेली चार्ट तो देखता ही है, क्योंकि डेली चार्ट तो सबको देखना इंपॉर्टेंट है, बट वो साथ साथ आवरली कैंडल्स भी फॉलो करता है, क्योंकि उसे एंट्री तो दिन के दौरान ही करनी है। और वो देखिएगा कि आवरली कैंडल में मार्केट कैसी है, बुलिश है, बेरिश है, क्या उसे एंट्री मिल रही है। वो इस तरह से ट्रेड करता है। कोई पोजिशनल ट्रेडर है, 6 महीने 8 महीने का व्यू रखता है, एटलीस्ट डेली कैंडल के हिसाब से ही चलेगा, वो इंट्राडे कैंडल के हिसाब से नहीं चलेगा, वीकली कैंडल के हिसाब से चलेगा। तो ये सब टाइम फ्रेम्स हैं। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में अलग अलग टाइम फ्रेम चलते हैं दोस्तों। जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड कर लोगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या पोजिशनल करनी है, स्विंग करनी है, डिपेंड करता है आपका टाइम कितना है। अगर आप फ्री हैं फुल टाइम तो आप इंट्राडे कर सकते हैं। आप ऑफिस गोइंग है या बिजनेस है आपका, तो आप स्विंग पे फोकस करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट है कुछ भी टाइम फ्रेम डिसाइड करें, कुछ किसी भी तरह के ट्रेडर बने, किसी भी स्टाइल से ट्रेडिंग करें, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ और स्विंग्स भी करता हूँ। अब इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं 5 मिनट की कैंडल भी देखता हूँ, मैं 15 मिनट की कैंडल भी देखता हूँ, मैं 1 मिनट की कैंडल भी देखता हूँ, मैं 1 डे की कैंडल भी देखता हूँ। मैं मॉर्निंग में बिफोर मार्केट स्टार्ट्स मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, डेली कैंडल के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, मार्केट बुलिश दिख रहा है, बेयरिश दिख रहा है, किस तरफ डायरेक्शन है उसकी। उसके बाद इंट्राडे में मैं 15 मिनट की कैंडल से जज करता हूँ कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह बन रही है। उसके बाद मैं एंट्री ढूंढता हूँ 5 मिनट की कैंडल के मूवमेंट के हिसाब से, और मैं एंट्री करता हूँ 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से कि यहाँ अगर टच कर गई मेरी कैंडल या यहाँ पर चली गई
तो मैं एंट्री कर लूंगा। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख, स्विंग ट्रेडिंग में डेली कैंडल देखता हूँ कि डेली मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, सबसे पहले आवरली कैंडल देखता हूँ कि आवरली ट्रेंड कैसा है मार्केट का, उसके बाद मैं 15 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से एंट्री लेता हूँ उसके अंदर। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम में ही काम करना पड़ता है एक ट्रेडर को। एक टाइम फ्रेम में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज करते हो मार्केट को, मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री एग्जिट ढूंढते हो अपने, राइट। सेगमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सेगमेंट और इंस्ट्रूमेंट किस किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास। एक तरह से प्रोडक्ट हो गए। अब आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, आप कहते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, किसी को करेंसी मार्केट में ट्रेड करना है, किसी को कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, तो उन मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे हमारा शेयर बाजार हो गया, इक्विटी मार्केट हो गई, तो उसमें प्रोडक्ट कौन से अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट कौन से अवेलेबल है। वो हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कैश तो नॉर्मल ट्रेडिंग है दोस्तों, जैसे शेयर में बाइंग और सेलिंग होती है। कोई भी इजीली समझ सकता है कि मुझे शेयर खरीदना है, इतने का खरीदना है, इतने का बेचना है, वो नॉर्मल कैश मार्केट हो जाती है। डेरिवेटिव्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ये प्योरली ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। तो उसको हम जब डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में जाएंगे तो उसको हम डीपली समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए हमारे पास 3 सेगमेंट है, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सेगमेंट की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना सेगमेंट चूज करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप बड़े ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन, जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, प्रॉफिट और लॉस में बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, आप झेल सकते हैं, उतना पेशेंस है आपके अंदर, आप फ्यूचर ऑप्शंस करिए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नहीं देख सकते यार इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन प्रॉफिट और लॉस में, तो आप कैश में जाइए। कैश मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी वहां भी कम नहीं होती है, पैसा वहां भी बनता है। कोई सेगमेंट बुरा नहीं है, कोई सेगमेंट अच्छा नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका स्टाइल कैसा है, आपको क्या पसंद है, आप वो सेगमेंट अपना सकते हैं, उस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी एडवाइस यही है दोस्तों कि जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करें, किसी को देख के ट्रेड ना करें। किसी का ट्विटर पे ट्वीट देख लिया कि उसने इतने लाख इतने करोड़ पे कमाए हैं ऑप्शंस में ट्रेड करते, तो आप ऑप्शन में कूद गए कि ऑप्शन में बड़ा पैसा है। किसी ने फ्यूचर्स की तारीफ कर दी यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, किसी ने दिखा दिया कि आज मैंने फ्यूचर में ट्रेड करके BMW ले ली या ऑडी ले ली, तो आप फ्यूचर में ट्रेड करने लग गए। तो दोस्तों ये इन सब चीजों में मत पड़िए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग ये डाल रहे हैं पब्लिसिटी के लिए डाल रहे हैं, पता नहीं अपनी ओडी है या किराए की ओडी है, आपको ये भी नहीं पता है। अगर अपनी भी है, उसने किया भी है, तो आपको थोड़ी ना कुछ देगा वो, या अब आपके लिए थोड़ी किया, उसने अपने लिए किया है, उसको पता होगा उसने कैसे किया है, उसको वो सब करने के लिए कितने सालों की प्रैक्टिस और क्या क्या लगा होगा उसको, कितने उसने लॉसेस देखे होंगे अपनी लाइफ में, अगर रियलिटी में प्रॉफिट कमाया है, वरना मोस्टली फेक होता है। अपने इंस्ट्रूमेंट को समझिए, उसको स्टडी कीजिए, उसमें परफेक्शन लाइए, फिर उसको ट्रेड कीजिए। फिर आप कोई भी सेगमेंट ट्रेड करें, अगर आपने अपने उसको अच्छे से स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप हर सेगमेंट में पैसा कमा सकते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स whose values depend upon underlying asset for a limited tenure। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इसको समझाता हूँ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू डिराइव की जाती है किसी अंडरलाइंग एसेट से। मैं बिगिनर्स को बड़ी लेमन लैंग्वेज में सिखाता हूँ। दही क्या है, कर्ड या पनीर, ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स है। आप कहेंगे सारी डेरिवेटिव्स कैसे हो गए? तो डेरिवेटिव्स ये ऐसे हो गए, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है दही की। दही तभी बनेगी जब दूध होगा, और पनीर भी तभी बनेगा जब दूध होगा। तो वैल्यू दूध की है। अगर दूध की कॉस्ट बढ़ेगी, मिल्क की कॉस्ट बढ़ेगी मार्केट में, तो दही और पनीर की कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर मिल्क की कॉस्ट घटेगी तो दही और पनीर की कॉस्ट भी घटेगी। अंडरलाइंग की कॉस्ट इफेक्ट डालती है उसके डेरिवेटिव की कॉस्ट पे। मतलब दूध की कॉस्ट इफेक्ट डालती है दही और पनीर और खोया और व्हाटसोएवर जो भी कहे। सो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कि एक तरह से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रोडक्ट मैं इतने प्राइस पे लेने को तैयार हूँ, दूसरा वाला बेचने को तैयार है। वो कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट किसी एसेट के ऊपर बेस्ड है। जैसे निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, SDFC के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ITC के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और यही कहलाते हैं डेरिवेटिव्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है,
इनकी वैल्यू होती है डिपेंड करती है कि अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब जिस जहां से इनकी वैल्यू ड्राइव हो रही है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इन सब कॉन्ट्रैक्ट की एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है जो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, इन डेरिवेटिव्स का यूज किया, इन डेरिवेटिव्स को एक्चुअली लाया गया था कैश मार्केट में अपने पैसा इन्वेस्ट कर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज कर सके। वो हेज करने का पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। वो मैं आपको कभी आगे हमारी हेजिंग की पूरी एक प्रॉपर क्लास होगी जिसमें हम पूरा हेजिंग के बारे में जानेंगे, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझेंगे तब मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। अभी तरह से आप ये समझ लीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स आए थे हेज करने के लिए। जब हम हेज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसी के लिए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स निकाले गए थे। बट दोस्तों, डू नॉट ट्रेड डेरिवेटिव्स अंटिल यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। दे आर वेरी डेंजरस, इट कैन ब्लो योर अकाउंट, आपका पूरा अकाउंट साफ कर देंगे। डेरिवेटिव्स में इतना फास्ट लॉस होता है ना, रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं आप, डिसाइड भी नहीं कर पाते कि मुझे कब लॉस बुक करना है या मुझे कब प्रॉफिट बुक करना है। पहले इनको अंडरस्टैंड सब करना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं दोस्तों? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स हैं, आप फोटोज में देख रहे हैं। इस फोटोज में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखेंगे तो ये एक रेंज है प्राइस की, ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस इसी रेंज के बीच घूम रहा था। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और फाइनली एक दिन दे दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट देके निकल गया। मतलब ब्रेकआउट का मतलब होता है प्राइस का अपनी रेंज से बाहर आना। ब्रेकडाउन क्या होता है? अगेन इस पिक्चर में देखिए आप, ये प्राइस की रेंज है, यहाँ पे प्राइस यहीं 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 घूम रहा है और एक दिन तोड़ के इस रेंज से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उसके बाद बूम, कहाँ पे पहुंच गया? तो ये हो गया ब्रेक डाउन। नीचे की तरफ रेंज से बाहर आया प्रोडक्ट तो हो गया ब्रेक डाउन, ऊपर की तरफ प्रोडक्ट बाहर आए तो वो हो गया ब्रेकआउट। अच्छा, ब्रेकआउट्स के रीजंस क्या होते हैं? ब्रेकआउट के रीजन कुछ भी हो सकते हैं। कोई न्यूज हो सकती है जिससे बाजार को ट्रिगर मिल गया या स्टॉक को ट्रिगर मिल गया। अर्निंग्स हो सकती हैं, पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं कि पहले क्वार्टरली या मंथली अर्निंग्स आ जाए कंपनी की, तो हम डिसाइड करेंगे इसको नीचे लेकर जाना है या ऊपर लेकर जाना है। तब तक वो एक रेंज में ही चल रहा है। टेक्निकल रीजंस होते हैं, फंडामेंटल रीजंस होते हैं जो हम आगे जाके जानेंगे। दोस्तों, ब्रेकआउट्स अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया देते हैं। अगर आपने ब्रेकआउट पकड़ लिया और बिल्कुल स्टार्टिंग में पकड़ लिया तो आपको बहुत लंबा ट्रेंड मिलता है। फिर आप उस ट्रेंड में बैठिए और पैसे कमाते जाइए। वो अच्छी पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग होती है। मैं तो बहुत ईगरली वेट करता हूँ ब्रेकआउट होने का, और वहां पे मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ अपनी अच्छी अमाउंट से, और वहां पे फिर जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। चाहे वो ब्रेकआउट हो अपसाइड या ब्रेक डाउन हो डाउन साइड। मैं आपको बताऊं तो डाउन साइड में ज्यादा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि डाउन साइड मूव हमेशा फास्टर होता है, फास्टर देन द अपसाइड मूव। क्योंकि डाउन साइड में एक पैनिक होता है, एक डर होता है स्टॉक या इंडेक्स के गिरने का, उसमें पब्लिक बहुत फास्ट रिएक्ट करती है और वो डाउन मूव बहुत फास्ट आता है और पैसा बहुत फास्ट बनता है। सो ये हो गया ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। दोस्तों, रैली क्या होता है? आप पिक्चर में देख रहे हैं जैसे व्हेन अ इंडेक्स और अ स्टॉक गिव अ बिग मूव अपसाइड इन अ शॉर्ट टेन्योर। मतलब रैली करना क्या होता है? स्टॉक फंसा हुआ है एक रेंज के अंदर, काफी टाइम से वहीं 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 ट्रेड कर रहा है, और एकदम ब्रेकआउट दे दिया जैसा कि हमने लास्ट जार्गन में समझा। उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है और वो दौड़ बहुत लंबी लगाता है अपसाइड की तरफ। उसे कहते हैं रैली करना। स्टॉक 5% रैली कर गया, स्टॉक 10% रैली कर गया। आई मीन रैलीज का तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने रैली में घुस गए शुरुआत में और एंड तक टिक गए, एंड तक भी ना टिके, मिड तक भी टिक गए, एंड तक तो कोई नहीं टिक पाता, किसी को नहीं पता कहाँ पे जाके रैली फिनिश होगी। मिड तक टिक गए या एंड के पास तक टिक गए तो आप दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में जो ब्रेकआउट्स और रैलीज को ट्रेड कर पाते हैं वो रियल प्रॉफिट होता है। छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, सब बराबर होता रहता है। कुछ कमाया कुछ गया, कुछ कमाया कुछ गया, लेकिन जब वो बड़ा प्रॉफिट होता है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। मैं पूरा मेरा महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होती है, उसमें 8 से 10 दिन ना मेरे प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। कहीं ना कहीं ले दे के वो जीरो ही रहता है मामला। बट एक दो दिन ऐसी ट्रेड मिलती है जो मुझे एट द एंड पैसा देके जाती है, जो मुझे प्रॉफिटेबल बनाती है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का ऐसे ही होता है जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। अब डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। अब दोस्तों, शेकन आउट क्या हुआ? शेकन आउट हो गया कि आपको बाहर निकाल दिया, गेटिंग आउट ऑफ अ ट्रेड सो क्विकली। अब क्या हुआ ऐसा, वो स्टॉक 100 से 200 रुपए चला गया, डबल हो गया।
लेकिन आप 125 रुपए पे निकल गए, शेकन आउट हो गया। आप क्यों निकल गए 125 रुपए पे, मैं बताता हूँ। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, बहुत अच्छे टाइम पे खरीदा, उसने अभी भी ब्रेकआउट दिया था और आपको पता था कि अभी ऊपर जाएगा, आपके एनालिसिस कह रहे थे ऊपर जाएगा, आपने खरीद लिया और वो शेयर ऊपर भी गया, 110 गया, 120 गया, 130 गया, 140 गया, लेकिन उसके बाद वहां पे वो डगमगाने लगा और गिर के 125 पे आ गया। अब आपको जो अपने अकाउंट में 40 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, वो प्रॉफिट गिर के रह गया 25 रुपए का। अब आप कहोगे यार ये 25 रुपए भी ना हाथ से चले जाए, आप क्या करोगे, आप वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लोगे। आप प्रॉफिट बुक करोगे, कुछ देर बाद स्टॉक दोबारा चलना शुरू होगा, फिर 25 के बाद 30, 40, 145, 150, 150, 160 और 200 तक जाएगा इवेंचुअली। तब आप ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यार 150 से पहले, 140, 150 से पहले भी घूमा था, कहीं मैं घुसूं और दोबारा घूम जाए तो जो 25 रुपए पहले कमाए हैं वो 25 भी जीरो हो जाएंगे। तो उसे कहते हैं शेकन आउट। जाना तो बहुत दूर था, लेकिन 2 कदम चल के ही वापस मुड़ गए। तो इस तरह से समझिए आप इसको। अब शेकन आउट के रीजंस क्या होते हैं कि क्यों शेकन आउट हो जाता है। सबसे पहला होता है पोजीशन साइज। वही बात है, आपने अपनी पोजीशन साइज बड़ी बना ली है, आपके 1 लाख रुपए 1 लाख की पूरी ट्रेड ले ली है, तो आप हमेशा डर में ही रहोगे। आप ये कहोगे अरे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, अरे 5,000 का नुकसान हो गया, अरे ये 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अरे 10,000 का नुकसान हो गया। आप घबराते रहोगे और एक छोटे से मूव के बाद वो 5-10% बढ़ेगा मूव, भाग जाओगे और जब लॉस लेने की बारी होगी, जब लॉस ले नहीं पाओगे, आपके हाथ कांपेंगे और लॉस बड़ा कर लोगे। इसलिए पोजीशन साइज स्मॉल रखनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए आया, 10,000 रुपए की ट्रेड लो, 10,000 की ट्रेड लोगे, 1-2% ऊपर जाएगा तो 1,000-2,000 रुपए ऊपर जाएगा ना, क्या फर्क पड़ेगा। आपको वेट कर लेता हूँ यार, अच्छा पैसा बनेगा तो निकलूंगा, आप वेट करोगे। दूसरी तरफ आपको लॉस हो रहा होगा तो 1,000-2,000 का लॉस होगा, आप लॉस बुक कर लेंगे फटाफट से। और 1 लाख रुपए में से 1,000-2,000 रुपए का नुकसान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। आके फिर 98-97,000 रुपए, 98-97,000 रुपीज है, आप दोबारा ट्रेड करके वो 1,000-2,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर लाख रुपए में से 10,000, 20,000, 25,000 चले गए और बचे 70-75,000, 80,000, फिर उससे 25-30,000 रुपए कमाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। पोजीशन साइज इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी, अगर ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती, आपकी पोजीशन साइज भी ठीक होती है, आपका व्यू भी ठीक होता है, आपके एनालिसिस भी ठीक होते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, वो ऊपर जाके नीचे आ जाती है, नीचे जाती है ऊपर आ जाती है। वोलेटिलिटी क्या होता है आपको नहीं पता है तो मेरा इस पिछला वीडियो देखिए ट्रेडिंग जार्गन्स का, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होती है वोलेटिलिटी। अब ऊपर जाती है, नीचे जाती है मार्केट और आप परेशान हो जाते हो, यार ये क्या कर रही है। आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया, 120 तक चला गया, अरे वाह यार मजा आ गया, वापस 110 आ गया, आपने चलो कोई बात नहीं मैं वेट करूंगा, फिर वो 120 चला गया, 125 चला गया, बल्कि फिर घूम के वो इस बार 110 नहीं 105 आ गया। अब आप हो जाओगे परेशान कि यार पहले 20 का प्रॉफिट था, 10 का रह गया था, फिर 25 का हो रहा था, फिर 5 का रह गया। अब कहीं ना कहीं भाग जाओगे, 105 से दोबारा 110 जाएगा, भाग जाओगे। आप क्या होगा, यार ठीक है यार जो आ रहा है आए, प्रॉफिट बुक करता हूँ, लॉस से तो अच्छा ही है। तो इस तरह से वोलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस या फिर आप प्रॉफिट बुक करा के आपको शेक आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है ट्रेड से, और फिर वो ट्रेड चलती है। ऐसा होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है। साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप में आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है दोस्तों। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग में 80% माइंडसेट होता है, 20% स्किल्स होते हैं, और हम माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर पूरी सीरीज बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसी है कि आप प्रॉफिट में रुक नहीं सकते और लॉस में भाग नहीं सकते, तो फिर आप नुकसान ही करोगे अपना। आपका छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट बुक करके भाग जाओगे और फिर बाद में देखोगे अरे यार मैं तो 120 रुपए में निकल गया, ये तो 200 रुपए का हो गया था। आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपको नुकसान हो रहा होगा, आपका शेयर 100 से 80 हो जाएगा, आप लॉस बुक नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि कब ये वापस घूम के 100 आ जाए तब मैं निकल जाऊं, और वो कभी घूमेगा नहीं, वो 50, 60, 40-50 तक आएगा, तब आप निकलोगे बड़ा लॉस लेके, उसके बाद फिर वो घूमेगा। तो ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी में आप प्लान करते हैं, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि आप कितना लॉस लेंगे या कितना प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट तो एक बार को डिसाइड नहीं कर सकते आप, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका लॉस आपके हाथ में होता है, आपका कंप्यूटर आपके सामने होता है, आपका मोबाइल आपके सामने होता है, आप अपना लॉस बुक करके ट्रेड से निकल सकते। प्लान बनाना सीखिए कि ट्रेड प्लान कैसे की जाती है। उस प्लान में आपका स्टॉप लॉस भी होता है और टारगेट भी होता है, एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होती है। आपने एंट्री करी, आपका स्टॉक 100 रुपए पे एंट्री करी, आपका टारगेट 150 रुपए है, वो 120 जाके 110 आ जाता है, 110 जाके 115 चला जाता है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, अपने टारगेट का वेट करेंगे आप। आपने एनालिसिस किए, आपको अपने एनालिसिस पे विश्वास होगा, ये जाएगा ऊपर नीचे होगा, जाएगा, नहीं गया वापस आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। आपको प्लान करना है ट्रेड का कि मैं यहाँ पे घुसूंगा, यहाँ तक मैं नुकसान होगा तो वेट करूंगा, अगर नुकसान नहीं हुआ तो प्रॉफिट के लिए कहां तक वेट करूंगा,
मैं यहाँ तक वेट करूंगा जितना उछल कूद कर ले शेयर, ऊपर नीचे होता रहे, बट मैं अपने टारगेट तक या टारगेट के पास जाने तक का वेट करूंगा। जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे, तो आपको कोई शेक आउट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट का सीजन चल रहा है हमारा, और सीजन में हम वैसे ही सब कुछ ही कवर करने वाले हैं। हर चीज का बेसिक हम आगे जाके कवर करने वाले हैं। ये ट्रेडिंग जार्गन्स मैंने क्यों कवर की है, इसका रीजन मेरा ये था कि आगे जाके जब मैं थोड़े से और कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे तो उसमें मैं इन छोटी छोटी बातों को बार बार एक्सप्लेन मुझे ना करना पड़े। मैंने आपको बता दिए सारे ट्रेडिंग जार्गन्स, आपने सीख लिए। अब मैं आगे जो भी बताता जाऊंगा आपको, उसमें इन ट्रेडिंग जार्गन्स का यूज करूंगा। जब भी ये ट्रेडिंग जार्गन्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप भूल जाएंगे अरे इसका मतलब क्या था, आप पीछे जाएंगे, मेरे वीडियो देखेंगे ट्रेडिंग जार्गन्स की, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये था। तो आपको एक तरह से एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा यही रीजन था इन वीडियोस को बनाने का। हमारे ट्रेडिंग जार्गन्स यहाँ पे खत्म होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इन वीडियोस को बनाने में, इन पीपीटीज को बनाने में, एनिमेशंस करने में, रिकॉर्डिंग एडिटिंग करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपना ये काम कंटिन्यू रख सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।